गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई एस नेक्स्ट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट इन योर स्टडीज़ एज वेल एज हेल्थ इश्यूज़। आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी हेल्थ भी अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं। आई होप सो। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने 5 MCQs कवर अप किए थे हिंदू मैरिज एक्ट के, और टोटल 39 MCQs मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आपको कराऊंगी। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि मैं MCQs कराऊंगी प्री के एंड मेंस के क्वेश्चंस कराऊंगी। सो ऑब्वियसली मैंने प्रॉमिस किया है तो पूरा भी करूंगी। जैसे एक सीरियल आता था मैडम सर का सोनी टीवी पे, कि उसमें एक करिश्मा सिंह एक कैरेक्टर थी, फीमेल पुलिस ऑफिसर जिनका नाम था करिश्मा सिंह उस सीरियल में। तो वो एक उनका डायलॉग बहुत फेमस था उस सीरियल में कि करिश्मा सिंह अपने वादे की बहुत पक्की, ये तो पूरा शहर जानता है, पूरा लखनऊ जानता है। ठीक है, तो मैं आपकी जो टीचर हूँ आपके सामने, एडवोकेट लाइबा खान, ऑब्वियसली मैंने अपने स्टूडेंट से कोई प्रॉमिस किया है तो मैं फुलफ़िल करूँगी, चाहे बाकी सब चीज़ें साइड करके करूँ मैं किसी भी टाइम, वो चाहे जब मुझे जिस भी टाइम रिकॉर्ड करना पड़े लेक्चर, आपसे किया वादा मैं निभाऊँगी हर हाल में। ठीक है, इतना तो मैं श्योरिटी दे सकती हूँ अपनी साइड से। और मैं ये भी बोलना चाह रही थी, एज़ यू ऑल नो कि यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी एक्सपेक्टेड है। किसी को नहीं पता कब आ जाए, बट हाँ, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि अभी रिसेंटली दो चीज़ें हुई हैं कि एक तो फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है, दूसरा आपने देखा कि 218 पोस्ट वैकेंट हैं, ये भी हमें जानने को मिला। तो दोनों चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई हैं, इतने आसपास एक साथ, तो ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेशन बहुत रीज़नेबल है कि हमें बहुत ही जल्दी एक नोटिफिकेशन आपका जुडिशरी एग्ज़ाम यूपी जुडिशरी को लेके देखने को मिल सकता है। और स्मार्ट एस्पिरेंट वही है, किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, किसी भी स्टेट का हो, सबसे स्मार्ट एस्पिरेंट वही है जो फ्रॉम द डे वन ऐसे पढ़ता है जैसे कल एग्ज़ाम है। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे। सिर्फ सब यही करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, कुछ लोग एक महीने पहले पढ़ लेते हैं और कुछ लोग एक रात पहले पढ़ने बैठते हैं, पूरी रात बैठ जाके पढ़ते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, वो ऐसे नहीं हैं कि आप एक रात में पढ़ लोगे या एक महीने में पढ़ लोगे और आपको सक्सेस मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप जितने भी टॉपर्स हैं, आप सबसे बात करो, उनके लेक्चर्स देखो या उनके आप इंटरव्यूज़ देखेंगे तो सब यही बताते हैं कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस विच इज़ ऑल्सो परसिवरेंस। इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये। ठीक है, अगर सपोज तो करो तुम्हारा यूपी जुडिशरी का या किसी भी स्टेट का वैकेंसी आ भी गया, तो वैकेंसी आई, उसके 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा अप्रॉक्स। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, प्री का मेंस का एग्ज़ाम, फिर इंटर्न इंटरव्यू, फिर फाइनल रिज़ल्ट। तो पूरे प्रोसेस में 1 साल लग जाता है। और जैसा कि जुडिशरी का आप सबको पता है कि हर स्टेट कंडक्ट कराता है जुडिशरी। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे राजस्थान, वहाँ पे हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है, अदरवाइज मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। तो अपने वहाँ क्या है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बना है। जैसे यूपीएससी जो एग्ज़ाम है, आपको उसमें देखने को मिलता है पूरे साल का कैलेंडर वो रिलीज़ कर देते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कितनी वैकेंसी हैं, कितनी पोस्ट हैं, कब रिज़ल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें। बट जुडिशरी में ऐसा कुछ नहीं, इवन कब वैकेंसी आएगी हम लोग को ये भी नहीं पता होता है, नो बडी नोज दैट। तो मैं अभी बोल रही थी और फिर बोलूँगी और बार बार यही बोलूँगी कि सबसे स्मार्ट कैंडिडेट वही है जो फ्रॉम द डे वन अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखता है। वो कल पे चीज़ें जो है नहीं टालता है। वाली कहावत आपने सुनी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो जो इसका मतलब यही है कि आप आलसी ना बने, कोई काम जो है कल के लिए ना टालें। कल जो काम करना आज करो, जो आज करना वो अभी करके उसे फुर्सत करो। जैसे आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो या किसी भी एग्ज़ाम के, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो, प्लीज़ हर दिन एक गोल सेट करो कि मुझे आज ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, मुझे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आंसर राइटिंग करनी है मुझे। आप पूरे गोल दिन का सेटअप कर लो। ठीक है, पूरा आप शेड्यूल बना लो, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और वो चीज़ें आप
भले ही रात में 2 घंटे ज़्यादा जागना पड़े, लेकिन जागो, बट अपना जो आपने टारगेट सेट किया है दैट शुड बी कंप्लीटेड एट एनी हाउ। ऐसे करोगे आप तो आपको यकीन मानो कोई आपको नहीं रोक सकता सफलता आपके आगे आने से। आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। नो बडी कैन स्टॉप यू। अगर आप चाहते हो कि आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, मिले, आपको मंजिल मिले और आप अपना बेस्ट दे रहे हो, पूरा डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको अपना एम अचीव करने के लिए। तो प्लीज़ बैठे मत रहो कि जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन आएगा किसी भी स्टेट का, यूपी जुडिशरी या किसी स्टेट का, तब हम तैयारी करेंगे। नहीं, सॉरी टू से, बट शायद ही किसी का ऐसे सिलेक्शन होता हो। मोस्टली जनरली नहीं होता है किसी का भी। तो अब आगे की हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। अब बहुत बातें हो गई। आई होप मेरा इतना बोलना सफिशेंट होगा आपके लिए, और अगर नहीं सफिशेंट है तो मैं हर लेक्चर में बोलती रहूँगी, बार बार बोलूँगी पढ़ो, ताकि एटलीस्ट थोड़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर दो तुम लोग। तो 5 MCQs हम लोगों ने कवर करे थे। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन विच सेज अंडर सेक्शन 15 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द डाइवोर्स्ड पर्सन टू मैरी अगेन। अब सेक्शन 15 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, आपको वो बताता है कि कब डाइवोर्स पर्सन जो हैं वो दोबारा शादी कर सकते हैं। अब डाइवोर्स हो गया तो डाइवोर्स्ड पार्टीज़ जो हैं, हस्बैंड और वाइफ जो हैं, अब पूरी obviously most people they get married after the dissolution of the marriage, either by the death or by the divorce। तो वो कब शादी कर सकते हैं, कब उनकी शादी किसी और से होना परमिटेड है, वैलिड है। तो जो है सेक्शन 15 अपनी बेर एक्ट में एक बार पढ़ो, रीडिंग करो उसकी। मैं जो भी क्लास ले रही हूँ जिस भी सब्जेक्ट की, प्लीज़ उस सब्जेक्ट की बेर एक्ट लेके बैठो साथ में। अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 15 आया तो सेक्शन 15 देखो बेर एक्ट में खोल के, सेक्शन 15 क्या कह रहा है, उसका टाइटल क्या है, उसका कंटेंट क्या है, ठीक है। जब वो सेक्शन पढ़ लोगे तो तुम्हें यहाँ पे आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेक्शन 15 मैंने बता दिया क्या है। अब इसके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन 1 इज़ हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री। जो डाइवोर्स की डिक्री है उसके 1 साल तक वेट करना पड़ेगा आपको दोबारा किसी से शादी करने के लिए। ऑप्शन बी सेज हैव टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। इसमें 6 महीने का टाइम पीरियड लिखा है। ऑप्शन सी है मे मैरी इमिजिएटली देयर आफ्टर विद द लीव द कोर्ट, कि डाइवोर्स की डिक्री जैसे ही मिली तुरंत शादी कर सकते हैं कोर्ट की परमिशन से। विद द लीव ऑफ द कोर्ट हेयर मीन्स कोर्ट की परमिशन से। देन द ऑप्शन डी इज may marry immediately thereafter without the leave of the court and as a matter of right। ये हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि जो है बिना कोर्ट की परमिशन के शादी कर सकते हैं क्योंकि आपका राइट है वो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? विच इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर? प्लीज़ टेल मी विच इज़ द करेक्ट वन। विच आंसर इज़ करेक्ट? अच्छा बताओ सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 ये दे रखा है ना, मेंशन है आपके सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कि 3 चीज़ें मेंशन है कि या तो राइट ऑफ अपील ना हो, क्या ना हो, राइट ऑफ अपील ना हो, या फिर अपील का राइट है बट अपील रिजेक्ट हो गई है आपकी, ठीक है, अपील रिजेक्टेड। थर्ड वन इज कि अपील करने का राइट है आपके पास बट टाइम पीरियड लैप्स कर गया है, ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया और आपने अपील फाइल नहीं करी है, टाइम फॉर अपील एक्सपायर्ड। ठीक, तो ये तीनों इसेंशियल्स दे रखे हैं आपके सेक्शन 15 के। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तब आप दोबारा शादी कर सकते हो। द डाइवोर्स पर्सन कैन गेट मैरिड अगेन।
टू एनी पर्सन। तो अब इसमें जो आपके ऑप्शंस है, इसमें ये सब तो कुछ दे नहीं रखा है। पहला है कि कोई टाइम पीरियड सेक्शन 15 में मेंशन है, नहीं मेंशन है। तो पहले दो ऑप्शन जो 1 साल और 6 महीने वाला दे रखा है, आपके ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे। फिर ऑप्शन सी जो है कि तुरंत शादी कर सकते हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट। नहीं भाई, जब ये तीनों चीज़ें हो गई कि या तो राइट नहीं है अपील करने का, जो डाइवोर्स की डिक्री मिली उसके अगेंस्ट, या फिर अपील रिजेक्ट हो गई है, या फिर टाइम था अपील करने का, राइट था, बट आपने अपील फाइल नहीं करी है, तो टाइम लैप्स कर गया, टाइम एक्सपायर्ड हो गया। तो जब ऐसा हो गया है तो आपको कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। देयरफॉर लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 would be the correct one. This one. May marry immediately without the leave of the court means without the permission of the court as a matter of right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। समझ आया ये? सेक्शन 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? प्लीज रीड करिए से। तो क्वेश्चन 7 आपका ये है, A decree of divorce under the Hindu Marriage Act 1955, the status of the parties as married persons. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है मैरिड पार्टीज़ की, जो मैरिड कपल हैं उन्हें, तब उनका जो स्टेटस है उन पार्टीज़ का एज ए मैरिड पर्सन वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है या नहीं होता है, टर्मिनेट या टर्मिनेट नहीं हो सकता है, या जो है सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड है। ऑप्शन हमारे ये हैं। ऑप्शन ए है कि टर्मिनेट नहीं होता है, ऑप्शन बी कि टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी टर्मिनेट्स, ऑप्शन डी पार्शली टर्मिनेट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जो आपका मैरिज है आपकी, ठीक है, वो दो तरह से डिसॉल्व होती है, इधर बाय डेथ और बाय डिवोर्स। मैरिज dissolved by death और डाइवोर्स। ठीक है, तो दो तरह से आपकी मैरिज डिसॉल्व होती है। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जब दो पार्टीज़ हैं, मैरिड हैं वो, ठीक है, लेकिन जब वो डाइवोर्स की डिक्री मिल गई, ऑब्वियसली उनका जो एज ए मैरिड का जो स्टेटस है, जो टाइटल है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेट कर जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, टर्मिनेट्स। दिस वन, ऑप्शन सी टर्मिनेट्स। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन 8 पढ़ो। एट्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है? If during the period of judicial separation either spouse indulges in adultery, does it furnish a ground of divorce? क्या जुडिशियल सेपरेशन के दरमियान, जब जुडिशियल सेपरेशन आपको मिला हुआ जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री, उस टाइम पे कोई भी स्पाउस वेदर इट बी अ हस्बैंड और वाइफ अडल्ट्री कमिट करता है, तो क्या अडल्ट्री एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए? आपके जो है ग्राउंड्स जो हैं डिवोर्स के लिए वो किस सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 13 में। ओके, समझाती हूँ ये चीज़ मैं। डिवोर्स के ग्राउंड्स सेक्शन 13 में मेंशन, ठीक है। सब सेक्शन 1 में जो ग्राउंड्स हैं वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अवेलेबल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में जो है ग्राउंड्स वो सिर्फ वाइफ का अवेलेबल है। ओके, वाइफ, ये चीज़ याद रखना, ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। और जिन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स मिलता है, डाइवोर्स की डिक्री आप ऑब्टेन कर सकते हो, उन्हीं ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन की भी डिक्री आपको मिलती है।
दोनों के ग्राउंड सेम है, जुडिशियल सेपरेशन हो गया प्लस ग्राउंड डिवोर्स, इनके ग्राउंड्स सेम है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अडल्ट्री एक जो है ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। और जो हम लोग का अडल्ट्री आप लोग पढ़ा होगा उसमें या पढ़ोगे आईपीसी में, तो अडल्ट्री पहले एक ऑफेंस था, ठीक है। फिर जोसेफ शाइन का केस आया, उसके बाद उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अडल्ट्री इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस बट इट इज़ अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। कौन सा केस था? जोसेफ शाइन का, मैं लिख देती हूँ। ये केस प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछता है। एक आपका ये केस हो गया, एक नवतेज सिंह जौहर विच इज़ अननेचुरल ऑफेंस पे, वो भी बहुत पूछता है। एंड बोथ ऑफ दीज केसेस शुड बी ऑन योर टिप्स। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि एडल्ट्री एक ऑफेंस नहीं है लेकिन ये ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। और हमने हिंदू मैरिज एक्ट में भी पढ़ा है कि एडल्ट्री आपका ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या जवाब होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा? इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ईदर स्पाउस इंडल्जिंग इन एडल्ट्री डज इट फर्निश अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स? यस। Let's move to the next question. ये वाला क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, ठीक है, देखते हैं। बार टू एंटरटेन अ पेटिशन फॉर डिवोर्स इज कंटेन्ड इन, बार टू पेटिशन entertain a petition for divorce is contained in, किस सेक्शन में है कि शादी के 1 साल तक विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज आप डिवोर्स की डिक्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, डिवोर्स के लिए पिटिशन फाइल नहीं कर सकते हो। विच सेक्शन सेज दिस? सेक्शन 14, ठीक है। दिस वन, इसमें क्या दे रखा है कि 1 साल तक विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज नो पिटिशन फॉर डिवोर्स शैल बी एंटरटेन्ड। बट इसका भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है बताओ, क्या एक्सेप्शन है? अगर हाई कोर्ट परमिट कर दे तो, हाई कोर्ट अगर परमिशन कर दे तब जो है अलाउड है, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 10th क्वेश्चन, गिव करेक्ट रिस्पॉन्स। A married in 1947 in accordance with Hindu religious rites and ceremonies, can he file a petition for judicial separation now? Okay, क्वेश्चन क्या है आपका कि ए की शादी हुई 1947 में हिंदू रिलीजियस सेरेमनीज के अकॉर्डिंग। अब क्या वो जुडिशियल सेपरेशन फाइल कर सकता है? अब ऑप्शंस क्या है इसके, पढ़ो एक बार।
आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1, हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1955, सो पेटिशन इज नॉट मेंटेनेबल. ऑप्शन बी, पेटिशन इज नॉट मेंटेनेबल एज देयर मैरिज सबसिस्ट मोर देन 25 ईयर्स. ऐसे तो कहीं कुछ भी नहीं है. और जो ऑप्शन 1 है कि नहीं पेटिशन मेंटेनेबल नहीं क्योंकि ये एक्ट 1955 में आया था, तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, अब वो उसकी बिल्कुल वैलिड मैरिज है, वो जुडिशल सेपरेशन चाहता है तो बिल्कुल उसे मिल सकता है. ऑप्शन सी इज द appropriate one. Petition is maintainable as it is immaterial whether the marriage is solemnized before or after the commencement of the act. ये आप जो सेक्शन ये वाला पढ़ोगे तब भी उसमें स्टार्टिंग की लाइन है कि वो जो है कोई भी इंसान जिसकी शादी इस एक्ट कमेंसमेंट से पहले हुई हो या बाद में हुई, वो इसके अंदर फाइल कर सकते हो. आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो इन ग्राउंड्स पे जो मेंशन है सेक्शन 13 में. सो हेयर द ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर. ये आपका ठीक है सी. गिव करेक्ट रिस्पॉन्स. द मिनिमम एज ऑफ ब्राइड इज. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ब्राइड और ग्रूम की एज कितनी दे रखी है आपके? और एज दी किस प्रोविजन में? सेक्शन 5 में दिए एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड हिंदू मैरिज. किस सेक्शन में? सेक्शन 5. सेक्शन 5 है आपका हिंदू मैरिज एक्ट का. ठीक है 1955. इसमें एसेंशियल कंडीशंस बता रखे हैं आपके. तो जो इसमें एसेंशियल कंडीशन बता रखे हैं उसी में एज ग्रुप भी मेंशन किया है कि ब्राइड और ग्रूम की एज कितनी होनी चाहिए. तो ब्राइड की एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल, 18 ईयर्स फॉर द ब्राइड, एंड ग्रूम के लिए 21 ईयर्स. तो यहाँ पे ब्राइड की एज पूछी गई है, तो ब्राइड की एज कितनी है? मिनिमम एज 18 ईयर्स. ठीक है, बाकी इसमें कुछ जो बताने लायक था मैंने बता दिया. आगे बढ़ते हैं. Section 12 is a decree for restitution of conjugal rights may be enforced. A decree for restitution of conjugal rights may be enforced by attachment of property. This one. आगे बढ़े अब हम लोग. A marriage of a Hindu man with the biological sister of his adopted sister is. एक मैन हिंदू मैन है, ठीक है, उसकी शादी अपनी अडॉप्टेड सिस्टर की बायोलॉजिकल बहन से क्या वैलिड है, वॉइड है, ये वॉइडेबल है, इलीगल है? बताओ. वैलिड है क्योंकि किसकी शादी हो रही है? जो बायोलॉजिकल थोड़ी ना है भाई. अडॉप्टेड सिस्टर जो है वो दूसरी फैमिली से आई है, उसकी बायोलॉजिकल उसकी रियल सिस्टर से हो रही है ना, तो यहाँ पे वैलिड है. चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड. हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किस सेक्शन में जुडिशियल सेपरेशन की बात की गई है? कौन सा सेक्शन जो है जुडिशियल सेपरेशन से डील करता है? बताओ. बताओ भाई जल्दी बताओ.
सेक्शन 9 तो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट से डील करता है, ठीक है। फिर सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। बाकी के 11 13 सेक्शन 9। देखो मैं एक और बात कहना चाहूँगी, तुम लोग को समझाना चाहूँगी, जब भी MCQs कर रहे हो कहीं से भी सॉल्व करो, भले मेरे वीडियो से सॉल्व कर रहे हो या किसी बुक से कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ चारों ऑप्शंस आप पढ़ो, आई मीन टू से चारों ऑप्शंस तैयार करो। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब तीन और चीज़ें पढ़ लोगे, तीन और ऑप्शंस पढ़ोगे, तुम्हारे चार ऑप्शन क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हारी चार चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। तो कितना अच्छा बेनिफिट है ना, कि तुम्हारा पढ़ एक क्वेश्चन रहो बट एक क्वेश्चन से तीन और क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो रहे हैं। तो पढ़ने का सही तरीका यही है MCQs का एटलीस्ट, ठीक है। तो सेक्शन 9 तुम्हारा क्या है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। दूसरा तुम्हारा क्या है, सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। फिर ऑप्शन सी 11, सेक्शन 11 कौन सा है, void marriages and 12 is voidable marriages, void marriages। सेक्शन 13 अभी मैंने बताया है, डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, डाइवोर्स इसमें, ठीक है, डाइवोर्स। अभी देखो तुम्हारा कि जो है ये चीज़ देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हें तीन और क्वेश्चन, तीन और सेक्शन ऐसे तुम्हें याद हो रहे हैं, ठीक है। अब ये पता चल गया इसकी जो है 9 और 11 और 13 में क्या है, ठीक है, बताना सिर्फ, जबकि सेक्शन 10 था। अब जब 9 11 13 देखा तो बेरैक हो आपके सामने रखी, आप देख भी लो कि इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स क्या, वॉइड मैरिजेस क्या लिखा है इसके बारे में, डिवोर्स के क्या ग्राउंड्स दे रखे हैं। बढ़िया चीज़ है कि नहीं, कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो रहा है एक क्वेश्चन से, सोचो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following sections of the Hindu Marriage Act 1955 provides that children of a void marriage would be the legitimate children। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का कौन सा सेक्शन ये बात कहता है कि एक वॉइड मैरिज का बच्चा लेजिटिमेट होगा, बताओ। जल्दी बताओ भाई। आपका जो है सेक्शन 11 जो है वॉइड मैरिजेस की बात करता है, कौन सी मैरिजेस वॉइड होंगी। 12 जो है वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है, और सेक्शन 16 बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। तो सेक्शन 16 इज द करेक्ट वन। सेक्शन 11 वॉइड मैरिजेस अभी बताया था मैंने, ठीक है। सेक्शन 16 क्या है, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड
वॉइडेबल मैरिजेस। फिर सेक्शन 17 क्या है? पनिशमेंट फॉर बिगामिंग, बाइगैमिंग, punishment for bigaming. Section 18 punishment for contravention of other provisions of essential marriages. ठीक है, अब इस समय देखो तुम्हें एक सेक्शन पूछा, 4 सेक्शन तैयार हो गए। अब यहाँ पे बस दे रखा है कि किस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो वॉइड मैरिजेस हैं उनके बच्चे लेजिटिमेट होंगे, लेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे। सेक्शन 16 बताया है। अब वॉइडेबल पूछ लिया कि वॉइडेबल मैरिज में क्या होगा, तब भी इसका है, वही सेक्शन डील करता है, सेक्शन 16। ठीक है,